नमस्कार दोस्तों। हम आज से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करेंगे। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, फिर ऐसे ऐसे और भी यूनिट कवर किया जाएगा। तो चलिए पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बेसिकली जब भी बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ये सूक्ष्म स्तर पे बात करती है, यानी कि कंज्यूमर की बात करती है, प्रोड्यूसर की बात करती है, मार्केट स्ट्रक्चर इसमें देखा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड देखा जाता है, यानी बेसिक बेसिक चीजें आप देखते हो। वहीं अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे चीजों को कंसीडर करती है, जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इस तरीके से। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लॉ ऑफ डिमांड से। लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? इसको दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने इसको दिया है लॉ ऑफ डिमांड को 1890 में। इनकी एक बुक आई थी, उस बुक के माध्यम से पहली बार लोगों को पता चला कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि अगर अन्य स्थितियों को कांस्टेंट रखा जाए, अदर थिंग्स कांस्टेंट करके अगर हम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन देखें तो ये इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है, अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो इस तरीके से बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ। मतलब अगर प्राइस यहाँ है तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ रहेगी, और जैसे ही प्राइस कम होगी तो आप देखोगे क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आप देखोगे कि रिलेशन जो है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, ये इनवर्स रिलेशन है। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन ये रिलेशन निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अदर चीजें, अदर थिंग्स कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर सेटेरिस पेरिबस रहना चाहिए। ये आपको समझना है। किसने बताया? ये बताया अल्फ्रेड मार्शल ने। तो अब आपने समझा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अब इसमें एक चीज ये बताया गया है कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, जो लॉ ऑफ डिमांड होता है उसमें कुछ कोर चीजें हैं। पहली तो आप ये जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आप रिलेशन देख रहे हो, ये सारी वस्तुओं पर लागू नहीं होता। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो इसके एक्सेप्शन में आती हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं पर लागू होता है। खास करके ये होती है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मल गुड्स होती हैं उनमें लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है, और आप अपने दैनिक जीवन में देखोगे तो भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। जैसे बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं जिनका प्राइस कम होता है तो आप क्वांटिटी डिमांड यानी खरीदारी ज्यादा करने लगते हो, और जब प्राइस बढ़ने लगती है तो खरीदारी कम करने लगते हो। ये नॉर्मल गुड के केस में लागू होता है। कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जो इनमें लागू नहीं होगा, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं। तो पहला एक्सेप्शन आपका होता है गिवन गुड। गिवन गुड्स, गिवन गुड्स का मतलब ये हो गया एक ऐसा गुड्स जो आपके दैनिक खर्चों में, जिनका उपयोग बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इंफीरियर गुड्स के केस में आते हैं, यानी इंफीरियर गुड के केस में आते हैं और आपके दैनिक जीवन में इनका भारांक ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसको फॉलो नहीं करते हैं। इसमें जब भी आप डिमांड कर बनाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा, यानी आदमी के पास अगर दो विकल्प है लेकिन किसी वस्तु की प्राइस में चेंज होता है तो वो लॉ ऑफ डिमांड को ब्रेक करके जिस वस्तु को कंज्यूम कर रहा उसी की मात्रा और बढ़ा लेगा। यानी प्राइस बढ़नी है तो क्वांटिटी डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन इस केस में उल्टा होता है। प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ने लगती है। सो इस तरीके का स्लोप आपका बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि गिवन गुड के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ऐसे होता है वेवलेन गुड। वेवलेन गुड्स, है ना, ये कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन में आता है, यानी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हम दिखावा करने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल के रूप में आईफोन ले सकते हो, या आप डायमंड की बात करो कि डायमंड का जब प्राइस बढ़ता है तो आप लेते हो, या फिर आप मर्सिडीज की बात कर सकते हो। ये जो लोग लेते हैं ना, वो दिखाने के लिए ज्यादा लेते हैं कि भाई एक सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। तो इसकी प्राइस अगर कम होती है ना तो लोग क्वांटिटी डिमांड कम कर देते हैं, प्राइस बढ़ती है लोग डिमांड बढ़ा देते हैं। तो ये चीज भी इसमें एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इस तरीके के जो गुड्स हैं ये इसमें नहीं आते हैं। ये आपको आप ये समझ गए। अब आपको ये देखना है कि जो डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड में ये जो डिमांड लाइन है ये कब शिफ्ट होती है और कब इसमें मूवमेंट होता है। शिफ्ट का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे हो गई या फिर ऐसे हो गई, ये हो गया शिफ्ट। लेकिन मूवमेंट की बात अगर करें तो ये लाइन यही रहेगी। बस आप देखोगे ये या तो ये यहां से यहां चला गया, या तो देखोगे आप यहां से यहां चला गया, है ना। तो मूवमेंट हो रहा है, यानी इधर या फिर इधर मूवमेंट हो रहा है। ये कब होता है? तो अगर प्राइस के कारण कुछ भी चेंज होगा, प्राइस के कारण कुछ भी चेंज होगा तो ये होगा आपका मूवमेंट। और अगर अदर देन प्राइस,
अदर देन प्राइस होगा तो ये होगा शिफ्ट, यानी प्राइस जहां पे काम नहीं कर रही, प्राइस के अलावा कुछ चीजें काम कर रही हैं, वो इस लाइन को शिफ्ट कर देगी, बजट लाइन को शिफ्ट कर देगी। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो इसको शिफ्ट कर सकती हैं, ये आपको देखना जरूरी है। तो इसमें आपका ये हो गया कि भाई आपकी इनकम बढ़ जाए, आपकी इनकम अगर बढ़ गई तो ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा क्या हुआ, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी, है ना। अगर कोई इसका सब्स्टिट्यूट गुड है उसके प्राइस में चेंज होता है तो भी आप देखोगे इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो चीजें हैं इसको प्रभावित करती हैं, है ना। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। तो जब भी आप लॉ ऑफ डिमांड दिखाओगे तो लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, ऐसे करके इसे हम डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल आप लॉ ऑफ डिमांड को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पर। कंज्यूमर बिहेवियर पर आते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि मार्केट में जो लोग भी किसी वस्तु की डिमांड कर रहे हैं वो तो एटलीस्ट एक कंज्यूमर है, उनका कैसा व्यवहार है मार्केट में, उनका कैसा व्यवहार है, इसे जब आप एनालाइज करोगे तो वो आपका कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत आता है। और इसमें भी अल्फ्रेड मार्शल ने काफी अच्छा काम किया है, सो अल्फ्रेड मार्शल को आपको काफी समय तक पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब इसमें एक चीज आपको ये देखना है कि कुछ अप्रोचेज हैं जिसको आपको समझना है। इसमें पहला अप्रोच है कार्डिनल, सेकंड है ऑर्डिनल एंड थर्ड है रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी, अब ये समझने का प्रयास करिए एक्चुअल में होता क्या है। कार्डिनल का क्या मतलब होता है, ऑर्डिनल का क्या मतलब है और रिवील प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है। कार्डिनल का मतलब होता है कि जो भी यूटिलिटी है, एक कंज्यूमर जो भी बाई करता है वो किस लिए बाई करता है, क्यों बाई करता है, कौन सी चीज बाई करेगा उसे ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये सारी चीजें आप नाप सकते हो, मीजर कर सकते हो, ये बताता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सेकंड ऑर्डिनल पे बात करेंगे तो पहले कार्डिनल आया था अल्फ्रेड मार्शल का, इसमें भी योगदान है। इसके बाद ऑर्डिनल आया था, ठीक है ना। जो ऑर्डिनल आया तो ये हिक्स एंड एलन ने दिया था, और इसमें जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए ऑर्डिनल अप्रोच लाया गया था हिक्स एंड एलन के द्वारा। इसमें बताया गया था कि जो आप बता रहे हो ना कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो, वो कुछ ऐसा होता नहीं है, इसे आप रैंक कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते। और तीसरे नंबर पर जो इनमें कमियां थी उनको दूर करने के लिए रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी आया, और इसने बताया कि जो भी आप जो एक कंज्यूमर है ना, वो जो भी चीजें उसे पसंद आती है, जिस भी चीज को चूज करता है वो अपने चॉइस को बताता है, चॉइस के माध्यम से बताता है कि ये मुझे चीज पसंद है ना। इसे आप रैंक नहीं दे सकते, इसे आप मेजर नहीं कर सकते, इसे चॉइस के माध्यम से आप बताते हो। तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके। तो पहला लेते हैं कार्डिनल वाला, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस समझने का प्रयास करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये बोलती है कि आप कुछ भी अगर बाई करते हो, एक कंज्यूमर, चूंकि आप कंज्यूमर तो कुछ ना कुछ बाई करोगे, कंज्यूम करोगे, तो जब भी आप कुछ चीज बाई करोगे या कंज्यूम करोगे तो उससे आपको यूटिलिटी मिलेगी, इससे आपको यूटिलिटी मिलेगी। ये जो यूटिलिटी है ये होगी मीजरेबल, ये होगी मीजरेबल, और इसे आप मेजर करोगे यूटिल्स में, इसे आप मेजर करोगे यूटिल्स में। जो भी यूटिलिटी मिलेगी, कुछ भी कंज्यूम करोगे, जो यूटिलिटी मिलेगी उसे आप मेजर कर सकते हो, किसमें करोगे, यूटिल्स में। ये इसका एक्चुअल थीम होता है। अब इसमें जब आगे आप बढ़ोगे ना तो आपको कुछ चीजें समझने के लिए जरूरी है। जैसे पहली चीज तो अजम्पशन हो गया कि कोई भी थियरी अजम्पशन पे बेस्ड होती है, कोई भी थियरी अजम्पशन पर बेस्ड होती है। तो इसमें कुछ अजम्पशन हो गया जो कि आपको समझने की जरूरत है। जैसे जब आप मार्केट में जा रहे हो ना तो आपका इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, जो आपका टेस्ट है एंड प्रेफरेंस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, टेस्ट प्रेफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आपको देखना है। जो आप कंजम्पशन कर रहे हो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार आपका कंजम्पशन होना चाहिए। और जो यूटिलिटी होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होती है। मान लीजिए आप दो चीजें
एक चीज आप ए कंज्यूम कर रहे हो, दूसरा बी कंज्यूम कर रहे हो, इसकी यूटिलिटी अलग हो सकती है, इसकी अलग हो सकती है, दोनों मैच नहीं करना है, ये आप समझने का प्रयास करिए। तो ये भी हो गया। तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जिसके बिहाफ पे ये थियरी दी गई है। तो आपने अजम्पशन देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब जब कार्डिनल में अजम्पशन के बाद आप आगे बढ़ोगे ना, तो ये इसमें दो चीजें आपको समझना है। एक तो हो गया लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सेकेंड हो गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जो दिया है वो गॉसेन ने दिया है, गॉसेन ने दिया है, और इसे बोला जाता है गॉसेंस फर्स्ट लॉ, गॉसेंस फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी गॉसेंस ने ही दिया है, इसे बोला जाता है गॉसेंस सेकंड लॉ। आप एनालिसिस करने वाले हो, आप सिर्फ एक वस्तु को लोगे, है ना, एक वस्तु को ही कंज्यूम करोगे और उस पर आप एनालिसिस करोगे। इनका ये कहना है कि अगर आप किसी एक वस्तु पे एनालिसिस कर रहे हो, उसका कंजम्पशन कर रहे हो, और अगर आप उसकी एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, टोटल यूटिलिटी, और यहां पे जो इसका मैक्सिमम है, यहां पे एक लाइन कर लीजिए, यहां से आएगा ये मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पे आप डिमिनिशिंग लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बताती है कि जब भी आप किसी वस्तु का कंजम्पशन करते हो तो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है पहले, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जहां से आप कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे वहीं से गिरना स्टार्ट होती है। टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते एक लेवल तक जाती है जहां पर मैक्सिमम हो जाती है, और जहां पर ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, और उसके बाद टोटल यूटिलिटी गिरना स्टार्ट होगी और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में हो जाएगी। तो इनका रिलेशन आपको समझ में आया कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी आप देखो कि गिरने लगती है, और जब ये मैक्सिमम जाती है तो ये जीरो हो जाती है, और जब ये मैक्सिमम से डिक्लाइन होने लगती है तो ये नेगेटिव चली जाती है। ये आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बताया जाता है। जब भी आप इसको दिखाओगे ना तो इसको ऐसे दिखाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। यानी कि जो आपके पास पूरा पैसा है, उस पूरे पैसे से आप किसी वस्तु को कंज्यूम कर रहे हो तो उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसका ये रिलेशन आपको बताता है। ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, वो जो मैंने आपको अभी लिखाया था अजम्पशन, लगभग वही अजम्पशन इसमें भी अप्लाई हो जाता है। एक दो अजम्पशन आप इसमें एक दो पॉइंट बढ़ा सकते हो, जैसे ये आप बढ़ा सकते हो कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मनी की होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी मनी आपके पास जैसे पैसा बढ़ता जाएगा आपके पास, तो ऐसे आपकी इच्छा नहीं होगी बस अब बहुत पैसा हो गया, इससे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, तो आपके अंदर इच्छा बढ़ती जाएगी। सेकेंड चीज ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो नशा वाली चीज है, जैसे अल्कोहल की बात कर लें, है ना, या कोई भी ऐसी चीजें, तो उनपे ये थियरी अप्लाई नहीं होती है, उनमें मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती है बल्कि बढ़ने लगती है। सो इन चीजों को आप छोड़ दीजिए, उन चीजों को हटा दीजिए, उनको आप ऐड कर सकते हैं अजम्पशन में, बाकी चीजें यही रहेंगी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि इसमें दो वस्तुओं को लेते हैं, इसमें दो कमोडिटीज लेते हैं, जो दो कमोडिटीज लेते हैं उसमें हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। समझा देता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पूरा पैसा है, इस पूरे पैसे को आप दो वस्तुओं पर खर्च करोगे, और दोनों वस्तुओं से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए आपके कुल बजट के। ठीक है ना, ये आपका बताता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है ये बताता है ये रिलेशन। ठीक है ना, आप उम्मीद करता हूं यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोनों थियरी किसने दिया मैंने ये भी बता दिया है, तो आपने इन दोनों को अच्छे से समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका एडवांटेज क्या है, इनका एडवांटेज क्या, कुछ तो एडवांटेज होगा ना। तो एडवांटेज इनका ये हुआ कि भाई इन्होंने पहली बार ये चीजें बताया, है ना, फर्स्ट टाइम इन्होंने जब ये चीज बताई
जब फर्स्ट टाइम ये चीज बताई, इसके पहले लोगों को इतना जानकारी थी नहीं, तो पहली बार जब कोई चीज आती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसकी वैल्यू मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, रिसर्च का एक टॉपिक दे दिया लोगों को, अब इस पे और लोग काम करने लगे। तो इन्होंने बेस तैयार किया ऑर्डिनल का, इन्होंने ऑर्डिनल का बेस तैयार किया। ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इसने ऑर्डिनल का बेस तैयार किया। इसने पहली बार डिमांड को अच्छे से एक्सप्लेन किया, यानी लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से एक्सप्लेन करने का पहली बार काम इसी ने किया है ना। अगर ये नहीं आता तो वो चीजें नहीं अच्छे से समझ में आती। थर्ड चीज, इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर पर सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया। इन्होंने बताया कि लोग कैसा व्यवहार करते हैं मार्केट में जाके, कंज्यूमर का व्यवहार कैसा होता है, ये कुछ चीजें इन्होंने बताया है। अब आप एडवांटेज देख लिए, कुछ लिमिटेशन भी होगा, डिसएडवांटेज कुछ लिमिटेशन भी होगा। क्या लिमिटेशन होगा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन इसमें यही है कि इन्होंने जो अजम्पशंस लिया है वो एप्लीकेबल नहीं है। अजम्पशंस बहुत ही वाहियात किस्म के हैं, रियल मार्केट में एप्लीकेबल नहीं है। इन्होंने कहा कि जो एमयूएम है ये कांस्टेंट रहता है। यानी कौन से अजम्पशन ले लिए हैं। सेकेंड चीज, उन्होंने ये बताया कि जो अजम्पशन तो ठीक है, जो इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के लिए बोला है कि भाई ये कांस्टेंट रहेगी पीरियड ऑफ टाइम में, ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा होता ही नहीं है कि ये कांस्टेंट रहे, चेंज होती रहती है, ये भी काम नहीं करता। तीसरा अजम्पशन जो इन्होंने लिया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसे आप मीजर कर सकते हो, ये भी गलत है, आप मीजर भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो इनके मैक्सिमम अजम्पशंस जो हैं वो ठीक है, उस समय उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पर किसी भी थियरी को देने के लिए अजम्पशन लेने पड़ते हैं, वो सही है, हम मान लेते हैं, बट अभी के समय में रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, इनका लिमिटेशन निकल के आता है। अब जब भी कोई लिमिटेशन निकल के आएगा, एक चीज आपको और यहाँ ध्यान रखना है, इन्होंने बोला है कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है, कंज्यूमर रेशनल है। ये अजम्पशन भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। आप बताओ, क्या आप जितने भी बार डिसीजन लेते हो हर बार समझदारी पूर्वक डिसीजन लेते हो, हर बार सही डिसीजन लेते हो? ऐसा नहीं है, बहुत बार आप गलतियां कर जाते हो। तो हमेशा आप रेशनल बने रहो, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सो ये कुछ इनके लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप मेंस में आंसर राइटिंग करोगे तो आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी लिमिटेशन क्या, प्रॉस कॉन्स, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना पड़ता है। तो आपको चीजें समझने की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? तो आपने अब एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया कि भाई कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है। अब जब लिमिटेशन आता है तो लिमिटेशन के बाद लोग फिर से नया रिसर्च करते हैं, और नया रिसर्च करके एक नई थियरी डेवलप होती है। जब नई थियरी डेवलप हुई वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस।